हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे सेल मेम्ब्रेन के कुछ एमसीक्यूज़। इससे पहले वाले लेक्चर में हम सेल बायोलॉजी के कुछ बेसिक एमसीक्यूज़ सॉल्व कर चुके हैं, तो इस वाले में हम सेल मेम्ब्रेन के कुछ एमसीक्यूज़ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, अगेन मेरे एमसीक्यूज़ में एक स्लाइड में मोस्टली 2 क्वेश्चंस होंगे। पहले आप लोग उसके आंसर खुद लिख लेंगे एक पेपर में और चेक करेंगे कि आप कितने सही कर रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं, और फिर हम उन्हीं क्वेश्चंस को उसी टाइम पे रिवील करेंगे, उनके आंसर्स भी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, अनदर टर्म फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइक्रोफाइब्रिल्स, प्लाज्मा लेमा या मिडल लेमेला। दूसरा है प्लाज्मा लेमा वॉज इंट्रोड्यूस बाय, प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो हैं वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई? क्रेमर, सेफ्रिज, नागेली या रॉबर्टसन। तो आंसर सिंपल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं और प्लाज्मा लेमा इंट्रोड्यूस किया गया टर्म सेफ्रिज के द्वारा। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है? इज अ लिपिड बाइलेयर दैट सर्व एज बैरियर टू वाटर soluble membrane, differs ultra structurally from internal and external membranes of cell, is best described as lipids dispersed within a protein bilayer, or is visualized as bilaminar structure with transmission electron microscopy। ओके, तो आपको बताना है कि सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर इनमें से कैसा है। आंसर है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर दैट सर्व एज अ बैरियर टू वाटर soluble मॉलिक्यूल्स। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, जो बाहर की कवरिंग बनाती है सेल्स की, वो हमेशा लिपिड बाइलेयर से बनी हुई होती है और ये लिपिड बाइलेयर वाटर मॉलिक्यूल की एंट्री को रोक के रखते हैं। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल्स इज कंपोज मेनली ऑफ मॉलिक्यूल्स। किस तरीके के मॉलिक्यूल से सेल मेम्ब्रेन, एनिमल्स की सेल मेम्ब्रेन बनी होती है? लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या लिपिड एंड प्रोटीन्स बोथ। नेक्स्ट है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? तो ज़्यादातर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक एसिड। तो आंसर सिंपल है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेनली बनी हुई होती है लिपिड और प्रोटीन से, जबकि ज़्यादातर सेल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में जो मात्रा पाई जाती है वो प्रोटीन्स की पाई जाती है। जैसे आप सभी को पता है ऑलमोस्ट 70% जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है किसी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट ट्रू फॉर मेम्ब्रेन फॉस्फोग्लिसराइड्स। इनमें से मेम्ब्रेन फॉस्फोग्लिसराइड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? Phosphoglycerides, they are amphipathic. They can have both saturated and unsaturated fatty acids. They include phosphatidylcholine, ethynylamine and cholesterol among others. या फिर they have 2 fatty acids attached to glycerol। तो फॉस्फोग्लिसराइड के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? आंसर है they include phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine and cholesterol among others। ठीक है ना। फॉस्फोग्लिसराइड्स जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा एम्फीपैथिक होंगे। इसमें बोथ अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी पाए जाएंगे, और ये हमेशा 2 तरीके के फैटी एसिड को अपने पे अटैच करके रखेगा ग्लिसरॉल, तो उनको हम फॉस्फोग्लिसराइड्स कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है जिसमें मेंशन कर रहे हैं कि इनमें फॉस्फोटाइडलकोलिन, फॉस्फोटाइडलेथेनोलामीन या कोलेस्ट्रॉल आते हैं, ये नहीं आते हैं फॉस्फोग्लिसराइड्स में। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रू अबाउट फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल है उसके बारे में क्या यहाँ पे स्टेटमेंट सही है? फॉस्फोलिपिड लेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर्स, फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर इज प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ प्रोटीन लेयर, फॉस्फोलिपिड बायलेयर इज प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ प्रोटीन लेयर, या फिर प्रोटीन्स आर एम्बेडेड एट प्लेसेस इन फॉस्फोलिपिड बायलेयर। तो कौन सा स्टेटमेंट फ्लूइड मोजाइक मॉडल के लिए सही है? तो आंसर है आपके जो प्रोटीन्स होती हैं वो एम्बेडेड होती हैं इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल में क्या होता है, जो आपके प्रोटीन्स हैं वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में एम्बेडेड होती हैं। तो जैसे हमने देखा था आपके बन है, बन में जिस तरीके से आपके सर्टेन आपकी कुछ मॉलिक्यूल्स बीच में फंसे रहते हैं, या फिर कुछ आपके ड्राई फ्रूट्स या नट्स वगैरह फंसे रहते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके फ्लूइड मोजाइक मॉडल की तरह। ठीक है, तो जैसे आइलैंड्स आपके होते हैं किसी भी
वाटर बॉडी में। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा लेमा आर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज या ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। दूसरा है सेल रिकॉग्निशन एंड एडेशन अकर ड्यू टू बायोकेमिकल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन नेम्ड। ठीक है, तो आंसर बताएंगे। आंसर है कार्बोहाइड्रेट जो प्लाज्मा लेमा में प्रेजेंट होती है वो होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में, और सेल रिकॉग्निशन और एडेशन के लिए जो बायो केमिकल्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट उन्हें भी हम ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। तो जब भी सेल को पहचानना है किसी कंपोनेंट को या फिर किसी और सेल को या फिर सेल को किसी चीज से चिपकना है तो उसके लिए बायोकेमिकल्स होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। नेक्स्ट है विच वन इज ट्रू फॉर कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इनमें से कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के लिए क्या सही है? इट हैज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज फाउंड प्राइमरीली इन फॉर्म ऑफ फ्री सैकराइड्स ग्रुप, it formed glycocalyx consisting of glycolipids and glycoproteins, it constitute polycationic charge on extracellular surface। तो आंसर है कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के लिए जो स्टेटमेंट सही है वो है इट फॉर्म ग्लाइकोकैलिक्स कंसिस्टिंग ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ओके, इसके ये किससे बना होता है? ग्लाइकोकैलिक्स से बना होता है जो कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है सेल रिकॉग्निशन इज ड्यू टू, सिंपल है, प्रोटीन पोर्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन या फिर लिपिड पोर्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या फिर कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट है विच वन हैज हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन देयर मेम्ब्रेन्स। ओके, कैक्टस, ह्यूमन, एंटार्क्टिक फिश एंड बैक्टीरिया फ्रॉम थर्मल हॉट स्प्रिंग्स। तो आंसर है सेल रिकॉग्निशन होता है कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के कारण, जबकि हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाएंगे एंटार्क्टिक फिश की मेम्ब्रेन्स में। क्यों? क्योंकि ये ठंडे इलाकों में रहती है तो इसलिए इन्हें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एक्यूमुलेशन अपने मेम्ब्रेन्स में ज़्यादा करना पड़ता है ताकि ये ठंड से बची रह सके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रू। It allows selected molecules to pass into and out of cell. It is rigid and unmoving layer of phospholipids and proteins. It is solid layer of proteins that protect content of cell. Plasma membrane of bacterium has none of same component as plasma membrane of animal. Okay? तो correct आपको statement select करना है इन चारों में से। तो करेक्ट स्टेटमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए इन चारों में से इट अलाउज सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स टू पास इनटू एंड आउट ऑफ सेल। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड। देखो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या कहलाता है? ठीक है, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस, डिफ्यूजन, एक्सोसाइटोसिस। दूसरा है डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो आंसर है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज टर्म्ड एज डिफ्यूजन, while diffusion of water through selectively permeable membrane is called osmosis. Okay, next है which molecule would be least likely to diffuse through cell membrane without help of transport protein? लार्ज पोलर मॉलिक्यूल, स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल, लार्ज नॉन पोलर मॉलिक्यूल या स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है आरबीसीज अंडरगो क्रिनेशन व्हेन दे आर प्लेस्ड। देखो आरबीसीज को क्रिनेशन में चले जाते हैं जब हम उन्हें किस में रखते हैं, किस में रखेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, प्योर वाटर या 0.9% NaCl सॉल्यूशन। तो आंसर है जब भी हम सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो हमेशा जो मॉलिक्यूल को लीस्ट लाइकली सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर डिफ्यूज होने देगी वो है लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और जबकि आरबीसीज जब आपके रखे जाएंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो क्रिनेशन में चले जाएंगे। नेक्स्ट है इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर टू फैसिलिटेट डिफ्यूजन। स्पेसिफिक सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। Membrane phospholipids create a channel that permits diffusion of specific substance. A membrane protein binds to a specific solute, then undergoes a conformational change. तो इन चारों में से facilitated diffusion के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है ये
इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? अ मेम्ब्रेन प्रोटीन बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक सोल्यूट एंड देन अंडरगोज अ कन्फॉर्मेशनल चेंज। जब हम क्या करते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन बाइंड कर लेते हैं किसी स्पेसिफिक सोल्यूट मॉलिक्यूल के साथ और तब वो अपनी संरचना में कुछ बदलाव कर लेते हैं, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस ले आते हैं, तो इसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स डिफ्यूजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ water by active transport, water from more solute concentration to low solute concentration, या water from less solute concentration to more solute concentration, या फिर none of these। तो आंसर है osmosis involves diffusion through semi permeable membrane of water from less solute concentration to more solute concentration। osmosis में क्या होगा, आपके जो वाटर है वो लेस सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, जबकि आपका जो सोल्यूट है वो कहाँ से अपनी हायर साइड कॉन्सेंट्रेशन से लोअर साइड कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ चैनल प्रोटीन्स इन मेम्ब्रेन इज टू। चैनल प्रोटीन का क्या फंक्शन है मेम्ब्रेन में? ट्रांसपोर्ट फॉस्फोलिपिड्स अक्रॉस मेम्ब्रेन, एक्ट एज रिसेप्टर मॉलिक्यूल विच कैन बाइंड टू हॉर्मोन्स, या फिर परमिट डिफ्यूजन ऑफ स्पेसिफिक सबस्टांसेस थ्रू मेम्ब्रेन, या बाइंड टू सबस्टांस ऑन वन साइड ऑफ मेम्ब्रेन एंड रिलीज इट ऑन अनदर साइड। तो आंसर है चैनल प्रोटीन्स का फंक्शन मेम्ब्रेन्स में होता है टू परमिट डिफ्यूजन ऑफ स्पेसिफिक सबस्टांसेस थ्रू मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ स्पेसिफिक सबस्टांसेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें से गलत स्टेटमेंट क्या है ये बताना है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, किसके थ्रू रेट ऑफ डिफ्यूजन अफेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी, साइज और मास ऑफ सब्सटेंस, स्टीपनेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट, लेस देन प्योर सॉल्वेंट, ग्रेटर देन प्योर सॉल्वेंट, या फिर लेस देन और ग्रेटर देन प्योर सॉल्वेंट। तो आंसर है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए स्पेसिफिक सबस्टांस थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी। एटीपी के होने या ना होने से रेट ऑफ डिफ्यूजन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपके सॉल्यूशन का होता है वो हमेशा ग्रेटर होगा देन प्योर सॉल्वेंट। Which of the following is not concerned with movement of material in and out of cells? Osmosis, diffusion, active transport, या फिर surface tension। Plasmolysis in a cell occur when it is kept in water, hypotonic solution, hypertonic solution, या isotonic solution। आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ सेल इज सरफेस टेंशन। ठीक है, इनमें से आपके मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑस्मोसिस से पड़ता है, डिफ्यूजन से भी पड़ेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कारण भी मॉलिक्यूल इन एंड आउट होते हैं, लेकिन सरफेस टेंशन के कारण कोई मॉलिक्यूल इन एंड आउट नहीं होगा किसी भी सेल में। प्लाज्मोलिसिस में आपका सेल चला जाएगा जब हम उसे किसी भी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ प्रिवेलिंग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इज नोन एज। ठीक है, आयंस का मूवमेंट अपनी जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है उसके अपोज में जाना क्या कहलाता है? ठीक है, डिफ्यूजन, पिनोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या ब्राउनियन मोशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी, रिलीज एनर्जी, रिड्यूस एनर्जी, या प्रोड्यूसेस टॉक्सिक मटेरियल। तो आंसर है मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ प्रिवेलिंग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हमेशा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ मेटल आयन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम टू पॉजिटिव, या फिर कैल्शियम टू पॉजिटिव इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्विसेंट मैमेलियन सेल। ये बताना है आपको कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन सारे के सारे मेटल आयंस को के आपके कॉन्सेंट्रेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन डिक्रीज होगा और किसकी सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन होगी, इसको हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखना है और क्विसेंट मैमेलियन सेल के बारे में बताना है। क्विसेंट मतलब जो इनएक्टिव सेल है उसमें किस तरीके से मॉलिक्यूल्स अपनी घटती हुई मात्रा में रहेंगे। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, या फिर पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, या फिर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम।
तो यहाँ पे हम देखें डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन के ऑर्डर को फॉलो करें अगर हम किसी भी इनएक्टिव मेमिलियन सेल में, तो उसमें हमें बस एक ध्यान रखना है कि सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन इनएक्टिव मेमिलियन सेल में हमेशा आपकी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन कैल्शियम की। कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव मेमिलियन सेल में ज़्यादा होती है और इनएक्टिव में वो घट जाती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एक्टिव होगा सेल उसमें कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, घटेगी किसमें, जो इनएक्टिव क्विसेंट मेमिलियन सेल होगा। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स के कंपैरिजन में हम देखें तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम इज हाई इनसाइड सेल देन आउटसाइड, ठीक है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इज हाई इनसाइड सेल देन आउटसाइड, concentration of potassium is high inside cell then outside, again concentration of magnesium is high inside cell then outside। ठीक है, तो सेल के अंदर और बाहर कॉन्सेंट्रेशन किस मॉलिक्यूल की ज़्यादा रहेगी ये बताना है एनिमल सेल में। तो आंसर है पोटेशियम इज हाई इनसाइड द सेल देन आउटसाइड। एनिमल सेल में पोटेशियम की मात्रा हमेशा हायर साइड होती है सेल के अंदर बजाय के सेल के बाहर के। नेक्स्ट है टू सेपरेट क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम न्यूक्लियाई होमोजेनाइज प्लांट टिश्यू विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज मोस्ट सूटेबल। इसमें से अगर हमें क्या करना है, प्लांट टिश्यू से क्लोरोप्लास्ट को सेपरेट करना है और आपके जो भी मैथड हम इसमें अप्लाई करेंगे सूटेबल मैथड वो कौन सा है। पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डिफरेंशियल सेंट्रिफिकेशन यूजिंग सुक्रोज ग्रेडियंट, इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन ऑन CH/Cl ग्रेडियंट्स, या जेल फिल्टरेशन। तो आंसर है क्लोरोप्लास्ट को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम अ होमोजेनाइज प्लांट टिश्यू मटेरियल हम हमेशा डिफरेंशियल सेंट्रिफ्यूगेशन टेक्निक यूज करते हैं जिसमें हम सुक्रोज के ग्रेडियंट्स यूज करते हैं, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन सुक्रोज की यूज करते हैं और सेंट्रिफ्यूगेशन टेक्निक डिफरेंशियल सेंट्रिफ्यूगेशन टेक्निक से हम सेपरेशन करेंगे क्लोरोप्लास्ट का। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है, क्या भिन्नताएं हैं। AT रिप्रेजेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, FD रिप्रेजेंट facilitated diffusion. AT involves transport proteins and FD does not. FD requires energy from ATP and AT does not. AT requires energy from ATP and FD does not. FD involves transport proteins and AT does not. तो आंसर है देखो एक्टिव और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी उसे ATP से मिलेगी, जबकि FD फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ATP की ज़रूरत नहीं होती, फैसिलिटेशन होती है किसी न किसी दूसरे मॉलिक्यूल के मदद से। कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आती हैं जब मॉलिक्यूल में, तब वो डिफ्यूज होता है सेल के अंदर। नेक्स्ट है बायोमेम्ब्रेन्स अलाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकॉज ATP synthesis involves energy is needed for transport, a carrier is needed for transport, substances are rapidly taken up। ठीक है, नेक्स्ट है कैरियर मॉलिक्यूल फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स, एल्कलॉइड्स, फैटी एसिड्स, स्टार्च या प्रोटीनेशियस। ठीक है, तो आंसर है वो बायोमोलिक्यूल्स जो अलाउ करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो क्यों करते हैं, तो वो करते हैं कैरियर चाहिए होता है हमेशा ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है ना, तो जिनको भी कैरियर चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए वो हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स को यूज़ करेंगे और बायोमेम्ब्रेन्स। और नेक्स्ट है कैरियर मॉलिक्यूल जो फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट को अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, वो हमेशा प्रोटीनेशियस होगा, प्रोटीन का बना हुआ होगा। नेक्स्ट है एंजाइम मेम्ब्रेन या फिर एंजाइम मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज लाइगेज, परमेज, लाइपेज या एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट है टर्म फैगोसाइटोसिस कॉइन्ड बाय लुइस, हक्सले, स्ट्रासबर्गर या मैचनिकॉफ। ठीक है, तो आंसर है जो एंजाइम या मेम्ब्रेन प्रोटीन फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट को थ्रू सेल मेम्ब्रेन उसे हम परमिएज कहते हैं। ठीक है ना, मेम्ब्रेन प्रोटीन जो फैसिलिटेट करेगा मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट को सेल मेम्ब्रेन में वो परमिएज है और फैगोसाइटोसिस कॉइन्ड किया गया था मैचनिकॉफ के द्वारा। नेक्स्ट है फैगोसाइटोसिस क्या है, इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोसेस, इन्वॉल्व्स फ्लूइड अपटेक बाय स्मॉल वेसिकल्स, इज important in digestive process in animals, it involves uptake of cellular debris in large endocytic vesicles। नेक्स्ट है ब्लड सेल्स which show phagocytosis, मोनोसाइट, प्लेटलेट, eosinophil या बेसोफिल। तो
फेगोसाइटोसिस है इट इन्वॉल्व्स अपटेक ऑफ सेल्यूलर डेब्रीज इन लार्ज एंडोसाइटिक वेसिकल्स, और जबकि ब्लड सेल्स जो फेगोसाइटोसिस शो करेंगे वो मोनोसाइट होते हैं, ठीक है ना। फेगोसाइटोसिस में क्या कर रहा है, एक जो आपका पूरा का पूरा सेल्यूलर डेब्रीज है उसको एंडोसाइटिक वेसिकल में आपका ले लेना, उसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं। तो सेल के द्वारा जब एंडोसाइटिक वेसिकल्स हमेशा सेल्यूलर डेब्रीज को अपने अंदर ले लेती हैं उसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं, या फिर सेल ईटिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है पिनोसाइटोसिस क्या है, इंजेक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, इंजेक्शन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स बोथ ए एंड बी, या फिर चेंज परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुवर्ड्स आयंस, ठीक है। लास्ट है साइज ऑफ मॉलिक्यूल दैट कैन पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल बताने हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास ऑन हो जाते हैं। तो आंसर है पिनोसाइटोसिस है, जिसे हम सेल ड्रिंकिंग कहते हैं, जिसमें सेल इंजेस्ट करता है लिक्विड पार्टिकल्स को, अंदर ले लेता है लिक्विड पार्टिकल्स को, और साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो पास कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो है 1 से 15 एंगस्ट्रॉम साइज का, ठीक है। तो ये आपके सारे MCQs थे अबाउट द सेल मेम्ब्रेन्स, ओके।